नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग की चर्चा चल रही है क्रांतिकारी आंदोलन पर, और इस क्रम में ये आज पांचवा पार्ट है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस तरह से हम लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ वो भारत में या विदेशों में, उन सब से संबंधित जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। और कोई भी परीक्षा देंगे तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़ें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज संभालने की तिथि। तो 1940 है, 1943 है, 1945 है या फिर 1946 है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी 1943 में, और 1943 में भी जुलाई माह में। तो जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया वो किया था सिंगापुर में, और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में किया था। और इसको अस्थायी सरकार कहा गया, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, क्योंकि स्वतंत्र भारत अभी भारत पूर्णतः स्वतंत्र तो था नहीं, इसलिए ये स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कही गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, दो कथन दिए गए हैं जिनमें आपको चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो पहला कथन है, भारत की पहली अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित की गई। तो ये पहली अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित की गई या नहीं की गई, ये आपको चयन करना है। दूसरा, भारत की पहली अस्थायी सरकार 1915 में स्थापित हुई थी। तो आपको इसमें चयन करना है कि क्या सही है। एक सही, केवल एक कथन सही है, दोनों सही हैं, या फिर केवल दो सही है, या फिर दोनों गलत हैं। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो देखिए, भारत की पहली अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित की गई थी, कथन बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में स्थापित की गई थी, काबुल में, और ये सरकार 1915 में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। और ये जो अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित की गई थी, इसके जो राष्ट्रपति बने थे वो राजा महेंद्र प्रताप बने थे, जिस पर हम लोग कल के सेशन में चर्चा कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री बने थे बरकतुल्ला। तो इस प्रश्न में ये दोनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक समाचार पत्र है दिया हुआ, फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। आपको बताना है कि फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक कौन है। गुरदीप सिंह है, रामनाथपुरी हैं, जीडी कुमार हैं, तारकनाथ दास हैं। तो किसके द्वारा लिखा गया फ्री हिंदुस्तान? तो फ्री हिंदुस्तान लिखा गया जीडी कुमार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, जीडी कुमार के द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र लिखा गया। नेक्स्ट है, द फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक हैं। अब यहाँ पर एक पुस्तक दी हुई है और आपको उस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो कौन है लेखक? और पहले तो इसको समझ लीजिए, द फिलॉसफी ऑफ बम, इसी का हिंदी में नाम है बम का दर्शन। प्रश्न आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है, चाहे वो द फिलॉसफी ऑफ बम लिखा हो या बम का दर्शन। आपका जो अगर पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त हैं, पांडुरंग महादेव बापट हैं, या फिर भगवती चरण वोरा है। तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है भगवती चरण वोरा। भगवती चरण वोरा के द्वारा ही द फिलॉसफी ऑफ बम लिखी गई थी। और अगर पूछा जाए कि ये किसके कहने पर लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी चंद्रशेखर आजाद के कहने पर। तो फिलॉसफी ऑफ बम या बम का दर्शन किसके कहने पर लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी कांड में सरकारी वकील थे। तो जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में एचआरए के तत्वाधान में, तो उसमें सरकारी वकील कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोविंद बल्लभ पंत हैं, चंद्रभानु गुप्त हैं, विजय दीक्षित हैं, जगत नारायण हैं। तो सरकारी वकील थे जगत नारायण, जिनका पूरा नाम जगत नारायण मुल्ला, और
ये ही सरकारी वकील थे, जबकि चंद्रभानु गुप्त जो थे ये अभियुक्तों की तरफ से वकील थे, और गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये काकोरी बचाव समिति के अध्यक्ष थे। काकोरी कांड में फंसे जितने भी अभियुक्त थे उनके बचाव पक्ष की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पर पूछा गया कि सरकारी वकील कौन थे? सरकारी वकील थे जगत नारायण। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ फांसी का स्थान, और ये जो क्रांतिकारी दिए गए हैं ये सभी क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित हैं। अब आपको बताना है कि किस क्रांतिकारी को किस स्थान पर फांसी दी गई। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो भी नाम दिए गए हैं वो अपने स्थान के साथ में लिखे हुए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको उसका चयन करना है जिस क्रांतिकारी का नाम उसके फांसी के स्थान से सुमेलित नहीं है। अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद सही सुमेलित है। रोशन सिंह लाहिड़ी को जो फांसी दी गई थी ये लखनऊ में नहीं दी गई थी, बल्कि कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी इलाहाबाद में। तो ये ही सही सुमेलित नहीं है। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी इलाहाबाद में, तो ये गलत है। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, बिल्कुल सही है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। और यहाँ पे चारों क्रांतिकारियों के नाम आपको दिए हैं, चारों के फांसी के स्थान आपको याद रखना है कि अशफाक उल्लाह फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रोशन सिंह। यही अपने फांसी के स्थान से सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। अब यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको इन घटनाओं में क्रम सुमेलित करना है कि कौन सी घटना पहले हुई है। एक सीक्वेंस आपको लगानी है कि पहले से आगे बढ़ते हुए इस तरह से आपको इसको लगाना है। तो देखिए कब ये घटनाएं हो रही हैं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत ये हुई थी फरवरी 1931 की घटना है, 27 फरवरी 1931 की। जतिन दास की शहादत ये घटना है सितंबर 1929 की। भगत सिंह की शहादत ये 23 मार्च यानी कि मार्च 1931 की घटना है। केंद्रीय असेंबली बम कांड ये अप्रैल 1929 की घटना है। तो अब इस क्रम में देख लेते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। 1929 की 2 घटनाएं हैं, असेंबली बम कांड और जतिन दास की शहादत। तो सबसे पहले असेंबली बम कांड हुआ, जो कि कब हुआ? ये हुआ अप्रैल 1929 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा? सितंबर 1929 यानी कि जतिन दास की शहादत। तो 4 के बाद हो जाएगा 2, और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो कि फरवरी 1931 में हुई। तो इसके बाद हो जाएगा 1, और लास्ट में आएगा मार्च 1931 जबकि भगत सिंह की शहादत हुई। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 4213 ये डी विकल्प में आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। इन सर्च ऑफ फ्रीडम किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? तो इन सर्च ऑफ फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है ये आपको बताना है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है योगेश चटर्जी की। योगेश चटर्जी जो कि एचआरए से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में। तो उसी से जुड़े हुए थे और इन्होंने लिखा था इन सर्च ऑफ फ्रीडम। फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के संस्थापक थे। एक सोसाइटी पूछी जा रही है फ्री इंडिया, और जो फ्री इंडिया सोसाइटी है अगर इसकी बात करें तो ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। तो इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं वी डी सावरकर। वी डी सावरकर के द्वारा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी, लेकिन जब वी डी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वी डी सावरकर की गिरफ्तारी के बाद इस संस्था का कार्यभार संभालती हैं मैडम कामा। तो अगर कहीं प्रश्न में विकल्प में वी डी सावरकर का नाम ना दिया हो और मैडम कामा का नाम दिया हो तो आप मैडम कामा के साथ जाएंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वी डी सावरकर। नेक्स्ट देखते हैं। पांडुरंग महादेव बापट पूरा नाम है इनका। तो यहाँ पे लिखा है पांडुरंग महादेव ने बम बनाने की कला किससे सीखी? तो ये बम बनाने की कला इन्होंने सीखी थी, आपको बताना है किससे सीखी थी। तो फ्रांसीसियों से, रूसियों से, जर्मनों से या फिर तुर्कों से। तो इन्होंने जो बम बनाने की कला सीखी थी ये सीखी थी रूसियों से। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ रहते हुए सीखी। तो ये फ्रांस में रह रहे थे। फ्रांस में रहते हुए रूसियों से इन्होंने बम बनाने की कला सीखी। तो पांडुरंग महादेव ने बम बनाने की कला किससे सीखी? रूसियों से। कहाँ पर सीखी? फ्रांस में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है।
पहला है बर्रा डकैती 1908 में संपन्न हुई। दूसरा अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में संपन्न हुआ। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो जो बर्रा डकैती है, तो बर्रा डकैती हुई थी 1908 में, ये कथन बिल्कुल सही है। और 1908 में हुई थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा थी वो जो ढाका में कार्य करती थी, और उसी के तत्वाधान में पुलिन दास के नेतृत्व में ये डकैती हुई थी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए किसके नेतृत्व में हुई थी, तो पुलिन दास के नेतृत्व में ये डकैती हुई थी। 1908 की घटना है, बिल्कुल सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस बहुत ही चर्चित षड्यंत्र केस, तो ये 1908 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें अरविंद घोष भी अभियुक्त बनाए गए थे। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कथन, दो कथन दिए गए हैं फिर से, और इसमें आपको चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला, मैडम भीकाजी कामा द्वारा विदेश में भारत का पहला तिरंगा फहराया गया। दूसरा, मैडम भीकाजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा की निजी सचिव रही थी। तो मैडम भीकाजी कामा द्वारा विदेश में भारत का पहला तिरंगा फहराया गया, बिल्कुल सही है। और कब फहराया गया था? 1907 में। कहाँ फहराया गया था? स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में। मैडम भीकाजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा की निजी सचिव रही, ये गलत है, क्योंकि मैडम भीकाजी कामा जिसकी निजी सचिव रही थी वो थे दादा भाई नौरोजी, ना कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आकर के इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हमारे पूरे हो जा रहे हैं, और उम्मीद है आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।